हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पीसीएस के लिए पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला है उसमें मई महीने का जो मतलब मई 2024 महीने का करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो पीसीएस के पेपर्स होते हैं तो उसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने स्टार्ट किया है कि अब मतलब पहले मई से लेके धीरे धीरे हम अब चलेंगे जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स को धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। और इस लेक्चर सीरीज़ का मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ जो है वो ये रहेगा कि हम जो वीडियोस डिस्कस करेंगे उनमें एक एक मंथ के लिए विद इन 10 मिनट्स डिस्कस कर देंगे एक मंथ के करंट अफेयर्स उत्तराखंड स्पेशल को, ताकि क्या रहेगा कि आप लगभग 45 से 50 मिनट में पूरे करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर पाएंगे हर बारी। मतलब जैसे अब 10 दिन बचे हुए हैं तो उनको रिवाइज़ कर सकेंगे आप लोग। तो इस तरह से आप अगर 2-3 बार भी इन वीडियोस को देख लेंगे तो आपका लगभग काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस श्रृंखला में स्टार्ट करते हैं हम पहले न्यूज़ से, उत्तराखंड के वैली ऑफ फ्लावर्स में। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमने सोर्स उठाया है वो दृष्टि आईएएस की मंथली मैगज़ीन को उठाया है। ठीक है, तो इस कंपाइलेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है उत्तराखंड के वैली ऑफ फ्लावर्स से। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो कि यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, फिर अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वैली ऑफ फ्लावर्स है उसकी जो ट्रैकिंग होती है वो जून से नवंबर महीने के बीच में ओपन रहती है। ठीक है, उसके अलावा ये सब फ्लाइंग स्क्विरल, हिमालयन वीजल, ब्लैक बियर, रेड फॉक्स। तो अगर आप मतलब जो पीसीएस हैं उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका देखेंगे तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पाए जाते हैं जब तक कि कोई बहुत स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसीज़ ना पाई जाती हो। तो आप पाएंगे कि ये ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्विरल, हिमालयन वीजल, ब्लैक बियर, ये लगभग जो हिमालयन स्टेट्स होते हैं उनमें सब में पाए जाते हैं। तो अगर कोई यूनिक चीज़ नहीं है तो चांसेस बहुत कम है कि वो पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया कि बायोस्फीयर रिज़र्व क्या है। तो बायोस्फीयर रिज़र्व एक मतलब यूनेस्को की पहल है जिसमें वहाँ की कम्युनिटी प्लस बायोस्फीयर रिज़र्व, वहाँ का जो बायोस्फीयर है और प्लस जो कम्युनिटी रहती है, दोनों की सिम्बायोटिक रिलेशंस को रिकॉग्नाइज़ किया गया है और कंजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब दूसरे जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। हॉर्टिकल्चर यील्डिंग डिक्लाइन इन उत्तराखंड। तो जैसा कि आप पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस हो रहे हैं उनके कारण जो भी फसलें हैं उनका जो यील्ड है वो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें ये जो डाटा दिया हुआ है वो सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 16 जुलाई 1926 को, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। आगे चलते हैं। तो उत्तराखंड ने ये इनिशिएटिव लिया है कि डुअल लैंग्वेज बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी स्टूडेंट को। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो स्टूडेंट्स को डुअल लैंग्वेजेस बुक्स प्रोवाइड कराएगा। तो आंसर होगा उत्तराखंड। बाकी ये सब इतना काम का नहीं है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप देना स्टार्ट कर दिया है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था। ठीक है, तो अब उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सिटीजनशिप जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसमें 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स और इन देशों से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों से आए हुए 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स कौन कौन से थे? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी। ठीक है, जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए थे, ये इसमें याद रखने वाली चीज़ है। और इसके थ्रू क्या किया गया था कि जो रिलीजियस परसिक्यूशन फेस मतलब धार्मिक आधार पे उन पे भेदभाव किया जा रहा था इन देशों में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, तो वहाँ से अब इंडिया उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराएगा। तो नॉर्मली जो सिटीजनशिप प्रोवाइड कराने का समय है, मतलब विद इन इतने टाइम में प्रोवाइड कर सकते हैं, वो समय है 11 साल है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट में उसको 5 साल कर दिया गया है। तो मतलब 6 साल का कम कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अर्थक्वेक इन उत्तराखंड। तो अब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मतलब अर्थक्वेक आया था और यही इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। और आगे ये ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तराखंड का जो एरिया है वो सिस्मिक ज़ोन 4 और सिस्मिक ज़ोन 5 में आता है, जो कि मोस्ट सेंसिटिव है अर्थक्वेक्स के लिए। ठीक है, तो आए बगाए आप देखते भी रहते होंगे कि उत्तराखंड में कुछ ना कुछ, चाहे लो इंटेंसिटी के ही हों, अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं। ठीक है, बाकी ये स्टैटिक का पार्ट है कि पी और एस वेव्स कैसे बिहेव करती हैं, तो ये आपने अपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा। और ये आप देखिए ज़ोन 5, ये ज़ोन 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन इन उत्तराखंड। तो इसमें ये याद करने वाली बात है कि उत्तराखंड में 7 फरवरी 2024 को ये बिल पास हुआ था और यूसीसी जो है वो आर्टिकल 44 के अंतर्गत है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बाकी इतना हिस्ट्री, इतना डीप में ये पूछेंगे नहीं। अब आगे चलते हैं। अब फिर इसमें ये दिया है कि यूसीसी से क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। ठीक है, तो अब ये मेंस का पार्ट है, ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता। अब उत्तराखंड ने एक रेगुलेटरी सिस्टम लाया है चारधाम पिलग्रिमेज के लिए, उसके लिए। ठीक है, मतलब ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ था। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो मतलब छोटा चारधाम है, जैसे बड़ा चारधाम तो पता ही है, छोटा चारधाम क्या है। तो छोटा चारधाम में उत्तराखंड में स्थित जो चार मतलब इम्पोर्टेंट श्राइन्स हैं उनको इंक्लूड किया गया, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ठीक है, अब इनके स्पेसिफिक के बारे में देख लेते हैं। जैसे यमुनोत्री धाम जो है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद जो गंगोत्री धाम है वो भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है और मंदाकिनी रिवर के बैंक पे है। ठीक है, बद्रीनाथ धाम जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड ने रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि दूर दराज के इलाकों में रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक पुलिस रखी जाती थी और वो पुलिस नॉर्मल पुलिस से अलग होती थी। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि डिसीजन स्मूथली लिए जा सकें, तो इसलिए वो सेपरेट रेवेन्यू पुलिस को ख़त्म कर दिया है। मतलब अब यही पुलिस जो होगी वही काम करेगी। ठीक है, अब इसमें इतिहास दिया हुआ है कि सन 1800 के आसपास टिहरी रूरल्स ने जब गुरखास को अपनी टेरिटरी लॉस्ट कर दी थी, उस समय रेवेन्यू सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, बस इससे ज़्यादा हमारे काम का कुछ है नहीं इसमें। अब जो न्यूज़ है, वेरिफिकेशन ड्राइव ऑफ आउटसाइडर्स इन उत्तराखंड। तो अभी क्या कर रहे थे, जैसे कि जो लोग बाहर से आते हैं वो जो लोकल फॉरेस्ट है और लोकल ट्रेडिशंस और जो लोकल मान्यताएं हैं उनकी, मतलब आप देख ही रहे होंगे, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं या हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब क्या हो रहा है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वेरिफिकेशन के लिए बोला है कि जब वहाँ पे आएंगे आप, उससे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, बाकी ये काम का नहीं है। बस इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, तो ये कि मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक डॉक्यूमेंट को पे साइन किया है, जिसके आधार पे जब चुनाव होने वाले होंगे तो कुछ चीज़ें होंगी जिनको अवॉइड किया जाएगा, उन्हीं को मोटा मोटा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 324 में जो मैंडेट है उसके इस इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 में मैंडेट दिया गया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी मदद करती है। ठीक है, अब अगली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड फॉरेस्ट एरिया के प्रोजेक्ट को रोक दिया है। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये प्रोजेक्ट था वो भीमताल मुक्तेश्वर रीजन में था। उसके बाद क्यों रोका है, उसका कारण है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि जैसे अगर ये प्रोजेक्ट है कोई, तो अगर वहाँ पे कुछ नहीं किया जाएगा तो ये लेवल बना रहेगा बायोडाइवर्सिटी का, इन्वायरमेंट की बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, लेकिन अगर तो हमने बिना इन्वायरमेंट इम्पैक्ट का असेसमेंट किए उसमें डेवलपमेंट किया तो बायोडाइवर्सिटी का लेवल ये हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया और उन सब चीज़ों का ध्यान, मतलब इन्वायरमेंट सेफगार्ड का ध्यान रखा, तो हो सकता है कि हम इन्वायरमेंट लॉस को मिनिमाइज़ करें। तो अगर ना करते तो यहाँ होता, बट अब ध्यान रख रहे हैं उन सब चीज़ों का, तो वो यहाँ है। तो इसका मेन काम है कि जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज़ करना। तो ये बना था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के आधार पर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज उसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, उसमें क्या है कि कैटेगरी है, कैटेगरी ए, बी, B1 और B2। तो इतना डीप हमारे पीसीएस के एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता। ठीक है, हमें इसमें सिर्फ सन
19 मतलब कौन सा एक्ट के अंदर है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर है, कौन सी मिनिस्ट्री है, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो पता ही है कि उत्तराखंड में जैसे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हो गई, भीमताल डिस्ट्रिक्ट हो गई, भीमताल लेक हो गई, डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, भीमताल लेक के आसपास काफ़ी सारी फॉरेस्ट फायर हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और मतलब जो उत्तराखंड सरकार है उसको फटकार लगाई है कि आप लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद स्नो लेपर्ड स्पॉटेड इन गंगोत्री नेशनल पार्क। तो गंगोत्री नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड मिला है। गंगोत्री नेशनल पार्क है कहाँ? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के। ठीक है, अब ये देख लेते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अंसिया। उसके बाद कहाँ कहाँ मिलता है? हेमिस नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड और कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में मिलता है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और वल्नरेबल इसका IUCN स्टेटस है। ठीक है, शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। अब इसमें क्या हुआ था, एक स्नो लेपर्ड का सेंसस हुआ था, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तराखंड में 124 स्नो लेपर्ड हैं और सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड है वो लद्दाख में। ठीक है, और फिर वल्नरेबल तो ये मैंने बता दिया था। स्नो लेपर्ड कहाँ है? टेहरी, रुद्रप्रयाग, चंदचमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। फिर अब गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसमें भागीरथी रिवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच का एरिया है गंगोत्री नेशनल पार्क। अब उसके बाद एक ये चाइनीज़ हेरॉन साइट हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब ये कहाँ पाया जाता है मेनली? तो जैसा कि नाम ही है चाइनीज़ पॉन्ड हेरॉन, तो ये ईस्ट एशियन फ्रेश वाटर बर्ड, तो हेरॉन फैमिली की ईस्ट एशियन फ्रेश वाटर बर्ड है। ठीक है, तो अब इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। बस इतना ही है, मतलब इतना तो डीप नहीं पूछते पीसीएस में। अब आगे चलते हैं। प्लास्टिक फ्री गंगा इनिशिएटिव लॉन्च किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ ने एक साथ मिलकर। ठीक है, अब इसमें ये देख लीजिए कि इसका इनिशिएटिव का नाम क्या है, फ्लावरिंग टुवर्ड्स प्लास्टिक फ्री फ्यूचर। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है और 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब गंगा रिवर का मैप दिया हुआ है, ये आप अपने स्टैटिक में पढ़ेंगे। अब इसमें ये देख लीजिएगा आप स्टैटिक में भी जब भी पढ़िएगा कि कौन कौन से रिवर्स, कौन कौन से स्टेट्स में गंगा का बेसिन है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और फिर जब देवप्रयाग, पहले ये भागीरथी कहलाती है और देवप्रयाग में जब अलकनंदा से मिल जाती है तब गंगा बन जाती है। तो वैसे तो यूपीएससी वाले और यूपीपीएससी वाले ये पढ़ते ही हैं, बट जो लोग आउटसाइड स्टेट्स के हैं और यूकेपीएससी दे रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि भागीरथी, जैसे इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बनाया था, पाक, बैड और मार। ठीक है, तो बद्रीनाथ और अलकनंदा जब मिलती हैं देवप्रयाग में तो ये गंगा बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर मिलती हैं। तो ऐसे आपको नहीं याद हो रहा तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रिब्यूटरी दी हुई हैं, यमुना और सोन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, रामगंगा, घाघरा, गंडक और कोसी, महानंदा ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं और गंगा में गैंजेस रिवर डॉल्फिन पाए जाते हैं। ये आप देख लीजिएगा क्योंकि ये इस साल बहुत न्यूज़ में रहा था। अब उत्तराखंड ने वर्चुअल क्लासरूम बनाने का फैसला किया है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सब रामगाथा लिखी हुई है। ये मैंने पहले ही बताया था कि उत्तराखंड में काफ़ी सारे फॉरेस्ट फायर्स आ रहे हैं, जैसे कि भीमताल लेक के आसपास अभी हुआ था, फिर नैनीताल लेक के आसपास काफ़ी सारे फॉरेस्ट फायर थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट है कि पिरुल लाओ पैसा पाओ मिशन। तो इसमें क्या होता था कि जो पाइन का जो ट्री होता है उसकी जो लीव्स होती हैं जब वो जमा हो जाती हैं तो वो फॉरेस्ट प्रोन हो जाती हैं। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था कि जो लोग उस जो लीव्स हैं उनको लाएंगे तो उत्तराखंड गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसे उनको इंसेंटिव्स देगी ताकि जो मतलब फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स हैं उनको कम किया जा सके।
ठीक है, अब अगली न्यूज़ है कि शंभू रिवर। तो शंभू रिवर ने एक मैन मेड लेक बनाई है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कौन से रिवर ने मैन मेड लेक बनाई है? तो आंसर होगा कि शंभू रिवर। ठीक है, अब शंभू रिवर के बारे में देख लेते हैं। शंभू रिवर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिन होता है और पिंडर से मिल जाती है। आगे चलते हैं। पाइन नीडल पावर प्रोजेक्ट प्रूव टू बी इनएडुकेट। तो ये सेम उसी से रिलेटेड है कि पाइन नीडल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ताकि पाइन की जो चीड़ का जो वृक्ष होता है उसकी जो पत्तियां हैं उनसे बायो एनर्जीज जनरेट किया जा सके। बट आप जैसे मैंने पहले बताया था कि लोग अच्छे से कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उतना सक्सेसफुल है नहीं। ठीक है, तो अब बस ये इसमें वही लिखा हुआ है कि सक्सेसफुल उतना नहीं हुआ है। अब ये चीड़ के बारे में है कि हिमालयन रीजन का नेटिव है, नेपाल, इंडिया, भूटान में पाया जाता है। ठीक है, अब फॉरेस्ट फायर थ्रेटेंड। अब देखो, फॉरेस्ट फायर लगेगी, अगर जंगल जलेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो फौना और जो भी जीव जंतु और अगर बायोडाइवर्स हैं तो कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। तो अगर फॉरेस्ट फायर होगी तो जाहिर सी बात है कि उनको नुकसान होगा। ठीक है, अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि येलो हेडेड टॉर्टॉइस पाया जाता है इन मतलब उत्तराखंड के फॉरेस्ट में। ठीक है, अब शेड्यूल 4 में है वो साइट, मतलब जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसमें 1, 2, 3 और 4 शेड्यूल हैं। तो चौथा शेड्यूल जो है उसमें उन स्पीसीज़ को रखा गया है जो साइट्स में प्रोटेक्टेड है। तो ये जो है येलो हेडेड टॉर्टॉइस, ये प्रोटेक्टेड है साइट्स के थ्रू। ठीक है, अब ये जो मतलब उत्तराखंड के फॉरेस्ट में स्पेशली पाए जाते हैं, जैसे ये चीर फीजेंट, रोफस बेलीड वुडपेकर, ये उत्तराखंड के फॉरेस्ट में स्पेसिफिकली पाए जाते हैं। ठीक है, अब बद्रीनाथ टेम्पल के बारे में बात करी गई है। तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि छोटा चार धाम यात्रा के अंदर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री आते हैं। और इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि इनके जो द्वार होते हैं वो अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोले जाते हैं। फिर वही बद्रीनाथ टेम्पल है अलकनंदा रिवर के किनारे, चमोली डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड में। ठीक है, अब जैसे कि चाइना के साथ डोकलाम डिस्प्यूट के बाद जो सरकारें हैं वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पे काफ़ी पैसे खर्च कर रही हैं उनको डेवलप करने के लिए। तो उसमें से ही एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है जिसके तहत जो चाइना से हमारे स्टेट्स लगते हैं उनको डेवलप किया जाएगा। तो उसमें इनको अनाउंस कब किया गया था? बजट 2022-23 में, और चलेगा 2025-26 तक। ठीक है, और इसमें बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से ये अलग प्रोग्राम है, मतलब दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अब ये है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारा जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बोला है कि जो हमारा हाई कोर्ट है उसको रिलोकेट करें। तो ये वही न्यूज़ है। उसके अलावा अब देख लेते हैं कि बार काउंसिल क्या है। बार काउंसिल स्टेटूटरी बॉडी है, मतलब कोई एक्ट से बनी है। तो एक्ट का नाम भी दिया गया है एडवोकेट एक्ट 1961। बस इतना ही हमारे काम का है। अब आगे चलते हैं। तो इसमें दिया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम बाय IIT रुड़की रिसर्चर्स। तो क्या पूछेंगे हमारे कोई एग्ज़ाम्स में कि हाल ही में लैंडस्लाइड को प्रेडिक्ट करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया है? तो IIT रुड़की। ठीक है, अब बाकी ये कैसे काम करता है तो इतना तो पूछेगा नहीं। उसके बाद लैंडस्लाइड क्या होता है वो तो पता ही है कि नेचुरल डिज़ास्टर है जब माउंटेन्स में जो सॉइल, रॉक्स और जियोलॉजी है जब वो डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वो पूरा सब प्लेन रीजन में आता है तो अपने साथ बहुत सारा डिज़ास्टर लाता है। इसको ही लैंडस्लाइड कहते हैं। उसके बाद लो वाटर लेवल इन भीमताल। तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जब बारिश नहीं हो रही है और एक्सेसिव हीट पड़ रही है तो इवेपोरेशन ज़्यादा ही हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो मतलब वाटर लेवल होगा वो नीचे गिरेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है कि भीमताल लेक है कहाँ? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, कुमाऊँ रीजन में। ठीक है, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भीमताल लेक है वो लार्जेस्ट लेक इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है और नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, बनी कैसे थी? अर्थ क्रस्ट में शिफ्टिंग के थ्रू। अब ये मैप दिया गया है नैनीताल, सात ताल, भीमताल और नौकुचिया ताल। ठीक है, अब इसमें
जैसे फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं तो तरह तरह के उसमें चीज़ें, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं उनको, मतलब फॉरेस्ट फायर डॉस करने के लिए। तो उसमें एक ये बॉम्बी बकेट मेथड है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स में बकेट बंधे होते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, हेलीकॉप्टर्स में बकेट बंधे रहते हैं और उनके थ्रू लेक्स में जाके पानी लेके और फिर जो अफेक्टेड रीजन्स होते हैं वहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ थ्रेटन्स उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये वही बात है जो हम पहले कर चुके हैं। वाइल्ड फायर होगी तो जो पेड़ पौधे पशु पक्षी वहाँ पाए जाते हैं उनको ये अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इतना ही हमारे काम का था। अब ये येलो हेडेड टॉर्टॉइस है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। 1 फुट तक लॉन्ग हो सकता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके बाद थ्रेट्स क्या क्या है वो पता है, मतलब ये जो टॉर्टॉइस है इसके सेल को सेक्सुअल पावर्स के लिए, एफ्रोडाइजियक मतलब होता है कि सेक्सुअल पावर्स पाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब थंडरस्टॉर्म्स, तो थंडरस्टॉर्म्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको पता है कि मेडिटेरियन रीजन्स में जो डिस्टर्बेंस होते हैं जब वो इंडिया में आ जाते हैं तो उसको इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। और ये स्टैटिक का पार्ट है कि वो रबी क्रॉप्स को फ़ायदा करता है। अब ये स्टैटिक में आपको देखना होगा कि रबी क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, कब सीड किए जाते हैं और कब हार्वेस्ट किए जाते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट बात है कि तंजानिया के साथ यूके गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो बस यही पूछेगा कि किस कंट्री के साथ किया है, तो तंजानिया के साथ। ठीक है, बाकी ये उतना काम का नहीं है। अब नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस 2014 में बना था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च और LBSNA के सहयोग से। उसके बाद जो न्यूज़ है, अबॉट माउंटेन जो है उत्तराखंड के लोहाघाट में है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। बस यही इंपॉर्टेंट है कि अबॉट माउंटेन कहाँ पे है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी हिस्ट्री दी गई हुई है कि जेम्स अबॉट सर्जन के नाम पे इसका नाम अबॉट माउंटेन है। क्या पाया जाता है, मस्क डियर। उसके बाद फिर ये स्टैटिक का पार्ट है कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स में है हिमालयन रीजन्स। अर्थक्वेक इन उत्तरकाशी, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में कहाँ पे अर्थक्वेक आया था, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, अब नेपाल के साथ जो बात कर रहे हैं इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी डिस्प्यूट्स है वो किसके साथ है, तो नेपाल के साथ। बस इतना इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये हमारे उतना डीप में पूछते नहीं हैं। ट्रीटी ऑफ सुगौली इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी, 1816 में, और किसने की थी, गुरु गजराज मिश्रा ने और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ठीक है, बस इतना ही। तो मेन इशू क्या है कि काली रिवर जो है वो डिमार्केट करती है कि यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे इंडिया है। बट प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि ये हिमालयन रिवर है तो इनका कोर्स चेंज होता रहता है, कभी यहाँ से आ जाती है कभी यहाँ से आ जाती है। तो अब जब ये कोर्स चेंज करती हैं तो प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है। आगे चलते हैं, तो बस यही दिया, वो काला पानी मैप में दिखाया हुआ है। उसके बाद उत्तराखंड में वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं और ग्लेशियर्स को थ्रेट है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन ग्लेशियर मेल्टिंग के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि ब्लैक कार्बन बेसिकली होता क्या है। तो ब्लैक कार्बन क्या होता है, जो फ्यूल्स होते हैं जब उनकी प्रॉपर बर्निंग नहीं हो जाती है और इंडस्ट्री और कोल फायर प्लांट से जो कार्बन निकलता है वो ब्लैक कार्बन में ऐड करता है। इंजन इमिशंस, वही जो मैंने बोला था कि अनबर्न फ्यूल से, स्मोक से जो भी आता है उसको कहते हैं ब्लैक कार्बन। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का मतलब क्या है, जैसे ये कोई एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे ग्लेशियर पिघलने से कोई लेक बनी है, तो ये लेक बनी हुई है, लेकिन क्या होता है कभी बोल्डर आ गए या कुछ हो गया तो इसका जो मतलब इसको रोके रखे हुए पानी को जब ये ब्रीच हो जाता है तो ये पानी आसपास के एरिया में भर जाता है, तो इसको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है कि कुमाऊं में
फ़ैन पाम का कंजर्वेशन हुआ है। तो फ़ैन पाम क्या है कि ये एक हार्डेस्ट पाम है, 1 मिनट कलर चेंज करते हैं, हार्डेस्ट पाम है वर्ल्ड का, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। और थ्रेटेंड है इसका IUCN स्टेटस, बस। उसके बाद ये कुमाऊँ फ़ैन के बारे में दिया हुआ है, कहाँ मिलते हैं, कुमाऊँ रीजन में। IUCN के बारे में दिया गया है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद नक्षत्र शबा, तो किसके साथ मिलकर उत्तराखंड टूरिज़्म बना रहा है, स्टारस्केप्स के साथ, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। उसके बाद क्या क्या करेंगे वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस अब ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड 1976 में बना था, हेडक्वार्टर है देहरादून में। तो इसी के साथ हमने मई महीने का करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। कल फिर मिलते हैं। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि मई 2024 हो गया है, अब धीरे धीरे कल ही 2-3 वीडियो और परसों 2-3 वीडियो मिला के जनवरी 2024 तक का जो UK स्पेशल करंट अफेयर्स है उसको हम कवर कर देंगे। उसके अलावा आप लोगों को जो भी चाहिए वो आप कमेंट में डालिए, उस हिसाब से हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम उस तरह के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें। और एक चीज़ और, मैंने बोला था कि 10 मिनट में हो जाएगा, ये वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि हमने पहले डिस्क्रिप्शन भी दिया था। तो अगली बार से कोशिश करेंगे कि ये वीडियो और धीरे धीरे छोटे होते जाएँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली बार अगले नेक्स्ट वीडियो में।